हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक्स अध्याय 6 न। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी देखते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी हैं शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, मतलब गुट बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े के खरीदने की इच्छुक योजनाओं से बातचीत करता था। मतलब ऐसा था, मतलब एक गुट था, उसका एक मुखिया होता था, जो वही मेन मुखिया और दूसरे व्यापारियों से बात करता था कि मतलब कितने में लोग ऐसे व्यापार करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले, मतलब गुट बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, मतलब गिल्ड, बनाते थे। दक्षिण भारत दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन कौन संघ थे? मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। एक दो तो इधर हो गए और 3 ये थे, जो अंग्रेज आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। मतलब पहले तो छोटे छोटे संघ थे, फिर बड़े संघ में उभर कर आए और यही बड़े व्यापारी बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया। तो गुजरात में कौन कौन प्रसिद्ध थे? गुजराती व्यापारी में हिंदू बनिया और मुस्लिम मोहरा दोनों समुदाय भी शामिल थे। गुजरात में 2 व्यापारी थे, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू में सबसे प्रसिद्ध कौन था? बनिया। और मुस्लिम में वोहरा। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगांव और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में, मतलब वो बंदरगाह में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, देखो अफ्रीका, यहाँ से अपने भारत से क्या कपड़े और मसाले ले जाते थे, अफ्रीका से क्या ले आते थे? सोना और हाथी दांत। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन कौन थे? काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। मतलब उस टाइम ऐसा था, जब यूरोपीय लोग अपने इधर आए थे तो मतलब बहुत ज़्यादा मसालों का व्यापार होता था। तो मसालों, अपने इधर से मसाले जाते थे, उसके अपोजिट में सोना, हाथी दांत, मतलब मसाले के बदले सोने से खरीदते थे। इतना संपर्क था, तभी तो सोने की चिड़िया बोलते हैं भारत को, इन्हीं कारणों से। अब आपको बोले कि मतलब भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं, तो आप इस तरीके से बता देना। लोभाता होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाईं। अब कोई पूछे कि यूरोपीय भारत तक क्यों आए? समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही पढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ कुछ नोट है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार में इस आवाजाही का नगरों तथा गांव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाओ। इस तरीका आपके लिए क्वेश्चन है। और जी काबुल, उस टाइम काबुल कैसे उभरा देखो। काबुल अपनी पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ये रेशम मार्ग चीनी में रेशम मुक्त था, जिनने कई सालों तक छुपाया, लेकिन
आगे चलकर पता ही चल गया। उसी यहाँ से रेशम मार्ग निकलते थे, उसी को रेशम मार्ग कहते हैं। साथ ही घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्ट टोनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंट पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। ये सब देखो, अब उस टाइम शिल्पी, ये अगर आपको ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूरोप से अपने भारत में क्यों आए और विदेशी लोग क्यों भारत में आए, अगर इस चीज़ को जानकारी के लिए चाहिए, उसका बेसिक क्लियर करना, तो ये पार्ट जरूर पढ़ना। अध्याय 6 शिल्पी और व्यापारी, ये यूपीएससी मेंस की भी बहुत अच्छे से कवर करेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप मतलब पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सेट सही से करो। वैसे हम आगे करवा देंगे। नगरों में शिल्प, बीदर, चलो आपको बीदर दिखा देते हैं। देखो ये रहा बीदर, यहाँ बीदर गोलकुंडा के पास। अब ये मैप हमेशा दिमाग में सेव करके रखना, सेट करके रखोगे मैप तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, बीदर दिख गया आपको। आज के महाराष्ट्र में बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकुलोर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे उस टाइम, और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। एग्जाम्पल के लिए देखो चित्र नंबर 4, पीतल के इस मोमबत्ती पर कला आवरण है। ये छोटी छोटी देखो, आपको दिख रहा होगा, ले हम पास में आकर दिखा देते हैं। देखो ये थोड़ा थोड़ा डिजाइनदार है, इसकी कला है उस टाइम। देखो एक कपड़ों का है। चित्र नंबर शॉल का बॉर्डर देखो, इस तरह का बॉर्डर। ये शॉल है, यूरोप में उस टाइम इतनी महंगी थी कि बहुत ज़्यादा, इसकी बिक्री के लिए बहुत उमड़ गया था। एक टाइम यूरोप में ये हो गया था कि यूरोप जैसे ब्रिटेन में वहाँ की चीज़ नहीं लिया करते थे। सिर्फ रूमाल, छोटा सा रूमाल भी भारत से ज़्यादा था, छोटा सा रूमाल भी भारत से जाता था। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस पर रोक लगाने के लिए अपनी सरकार से कहा और रोक लगाई उन्होंने। आज की वीडियो यहीं तक। आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।